हेलो एवरीवन। हम लोग अपने एनसीईआरटी प्लस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 3 आज कंप्लीट होने वाला है एंड उसके बाद आपको 3 और चैप्टर्स बचता है जिसमें कि चैप्टर 4 ऑलरेडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के साथ उसका मेजर पार्ट पढ़ाया गया। सो इफेक्टिवली आपके पास बस 2 चैप्टर्स अब बचे हुए हैं। ओके, एंड इसको कोशिश किया जाएगा कि 3 से 4 लेक्चर में और कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ अनवर हुसैन और हम लोग साथ में एनसीईआरटी प्लस की सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को कर रहे हैं साथ में प्लस बिकॉज बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर के भी हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बियॉन्ड एनसीईआरटी का मतलब कि ब्रेथ भी थोड़ा बढ़ा के और डेप्थ में भी थोड़ा जा करके कर रहे हैं। प्लस एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी वाला टॉपिक था। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यस, सो हम लोग पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। ठीक है, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के क्या टूल्स हैं। ठीक है, ओके, यस, ठीक है। सो हम लोग टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। ठीक है, और टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मनी सप्लाई इज मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम इंटू एच। एच इज़ हाई पावर्ड मनी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। तो हम लोग एच को पहले कंट्रोल कर रहे थे। सो वो कुछ टूल्स हैं जो एच को कंट्रोल कर सकते हैं। एच को बढ़ाओ या कम करो तो मनी सप्लाई में डिफरेंस आएगा। अगर मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को ऊपर या नीचे करेंगे तो भी मनी सप्लाई में डिफरेंस आएगा। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ पढ़ रहे थे एच को कंट्रोल करने का तरीका। ठीक है, तो एच को कंट्रोल करने का तरीका, हाई पावर्ड मनी को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने कुछ टूल्स देखा था जो कि हम लोग देख चुके थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन देख चुके थे, बाय का देख चुके थे, सेल का देख चुके थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय या फिर सेल बाय दी आरबीआई टू दी इकोनॉमी, ओके, बैंक्स को M0। और हम लोगों ने इसमें क्या देखा था? एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन बॉन्ड देखा था। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बाय ओएमओ था जहाँ पे फॉरेक्स से आई हुई जो लिक्विडिटी है, फॉरेन एक्सचेंज से आई हुई जो लिक्विडिटी है, बाहर से आए हुए जो पैसे हैं, उसको हम लोग मेंटेन कर रहे थे। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। एक थर्ड थिंग हम लोग देखेंगे आज, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करेंगे। एंड देन हम लोग मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बोला था कि मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशो। 2 तरीके का रिजर्व डिपॉजिट रेशो, CRR और SLR, लास्ट लेक्चर में इतना कवर किया गया था। हाउएवर मनी मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो, बट दिस इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल थिंग। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर मनी सप्लाई को ऊपर या नीचे करना है तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी। आरबीआई कुछ चीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल करती है तो आरबीआई के हाथ में है इसको कंट्रोल करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। आरबीआई आरडीआर को भी डायरेक्टली कंट्रोल करती है। सिंस आरडीआर को डायरेक्टली कंट्रोल करती है, इसी वो मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाती है। ओके, बट मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को डायरेक्टली भी आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाती है। वाई? बिकॉज मनी मल्टीप्लिकेशन जो है, एक्चुअल काम जो है वो बैंक्स का है, कमर्शियल बैंक्स का है। हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले के लेक्चर्स में पढ़ रखा है। सो व्हेन इट कम्स टू मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, हु कंट्रोल्स इट? द बैंक्स कंट्रोल इट, कॉमर्शियल बैंक्स कंट्रोल इट, बट इसके ऊपर आरबीआई का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। आरबीआई का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे है? थ्रू दी वेरिएशन इन दी नॉट दी सीडीएस, थ्रू दी वेरिएशन इन दी आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। रिजर्व डिपॉजिट रेशो का CRR और SLR भी हम लोगों ने देख लिया था। सो आज का हमारा एजेंडा, एक चीज छूट गया था, दैट इज एच को वेरी करने के लिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करेंगे। एंड देन हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो एंड क्वालिटेटिव टूल्स भी करना है एंड फिर आगे करेंगे। सो बेसिकली हम लोग किसके अंदर डील कर रहे थे? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे, और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स, दैट इज क्वांटिटी ऑफ द मनी,
क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे हम लोग। उसमें हम लोगों ने एच को कंट्रोल करने को देखा था और एम को कंट्रोल करने का देखा था। एच को कंट्रोल करने का हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है चीज़ें। एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बचा हुआ है अपार्ट फ्रॉम OMO एंड स्टरलाइजेशन। OMO एंड स्टरलाइजेशन को छोड़ दो तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बचा हुआ है, उसको हम लोग करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एज द नेम सजेस्ट कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी है। लिक्विडिटी मतलब आप सिंपली समझो कैश, ठीक है। कैश को आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपके पास या तो कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप कम करने की कोशिश कर रहे होगे, या फिर कुछ चीज़ आपके पास कम है तो आप ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे होगे। एडजस्ट यही चीज़ होता है, एडजस्ट करना मतलब, ठीक है। या तो ऊपर से अगर आपको एडजस्ट करके यहाँ पे लाना है इस लेवल पे किसी चीज़ को, और आप इस लेवल पर, तो एडजस्ट करके आप कहाँ होगे? नीचे की तरफ आओगे। अगर आप ऑलरेडी नीचे और एडजस्ट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। दिस इज एडजस्टमेंट। किस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग? कैश को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो कैश को एडजस्टमेंट करने का तरीका है। ओके, तो कैश अगर कम है, किसी बैंक के पास कम पड़ा हुआ है, तो वो कैसे कैश जो है कैश को, उसको कैसे कैश प्रोवाइड किया जाएगा? दैट किस अच्छा, किसी के पास अगर कैश सरप्लस में है, सरप्लस में भी कैश है, तो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई की जिम्मेदारी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जिम्मेदारी है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? कैश को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ेगा? कैश को कम करना पड़ेगा। दोनों तरीके का एडजस्टमेंट है एंड हम लोग उसी चीज को देखेंगे। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का तरीका, कैश को एडजस्ट करने का तरीका। ओके, सो दी फर्स्ट थिंग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 4 चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। कैश को, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के 4 तरीके को हम लोग देखते हैं। ओके, सो हम लोग एक देखते हैं रेपो, ठीक है, एंड हम लोग देखेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हम लोग देखेंगे रिवर्स रेपो, और हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, दीज आर दी 4 थिंग जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद दी रेपो रेट। रेपो से, रेपो एज द नेम सजेस्ट, नेम इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन क्या मतलब है? रीपरचेज ऑप्शन का, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी के एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। ओके, सो हर एक चीज का अपना एक मतलब है। इट इज नॉट लाइक कि वो कुछ भी कहीं से उठा के रख दिया गया। ओके, रीपरचेज, तो ये फंक्शन कैसे करता है? रिमेंबर हम लोग इसको किसके अंदर में पढ़ रहे हैं? LF को। जो LF विंडो है उससे एच जो है हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी जो बेस मनी जिसको कहते हैं, उसको वेरी करने की कोशिश की जाती है। ओके, सो रेपो क्या है? रेपो है कि आरबीआई है और यहाँ पे एक कॉमर्शियल बैंक है, लेट्स सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है चाहती है, ये कौन सा केस है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का? वो केस है जहाँ पे कैश जो है लो है, इकोनॉमी में कैश लो है, कैश की जरूरत है। किसको जरूरत है? कॉमर्शियल बैंक्स को जरूरत है, ठीक है। आरबीआई को तो जरूरत पड़ेगी नहीं, उससे जरूरत पड़ेगा तो वो प्रिंट ही कर लेगी मनी को। ओके, नॉट एज सिंपल उतना, ठीक है, उसके बैक में कुछ एसेट रखना पड़ता है, बट देन ठीक है, उसके पास तो वो ऑप्शन है। तो कैश का लो होना या हाई होना किसके पास होगा? एसबीआई के पास होगा। तो ये कौन सा केस है? वो केस है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी कमर्शियल बैंक के पास कैश जो है लो पड़ा हुआ है। ओके, सो इट वांट्स, कैश जो है कम है एंड एसबीआई को कैश चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाती है और कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, रुपीस चाहिए, ठीक है। सो एसबीआई को आरबीआई अगर पैसे देगा तो वो उसके बदले में एक कोलेट्रल मांगता है, ठीक है, गारंटी मांगता है, दैट इज कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मांगेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट बैंक के पास जो पड़ा हुआ सिक्योरिटीज होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको परचेस कर लेगी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए थे पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने आरबीआई से एक तरीके से लोन ले लिया। लोन के लिए कोलेट्रल क्या दिया एसबीआई के पास? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई थी। कंडीशन ये है कि अगर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फेस वैल्यू लेट्स सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, तो जब आरबीआई को ये 100 रुपीज़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया गया तो आरबीआई ने कितने दे दिए? 100 रुपीज़ दिए गए, ठीक है। कंडीशन ये है कि एक दिन के बाद, जनरली ये जो रेपो ऑपरेशन होता है ये ओवरनाइट होता है, हालांकि ये 7 डेज 14 डेज और 28 डेज के लिए भी होता है, बट देन अभी हम लोग ओवरनाइट वाला समझते हैं।
तो अगर आज रात में, ठीक है, एक दिन के लिए दिया गया, एक दिन से कम के लिए दिया गया, तो आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो एसबीआई ने आरबीआई के पास प्लेज किया था, इस 100 रुपीज़ को बोरो करने के लिए प्लेज किया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, सपोज 100 रुपीज़ की वैल्यू है, तो 100 आरबीआई ने जो है एसबीआई को दे दिया। कंडीशन ये है कि जब इसका टर्म खत्म होगा, ओवरनाइट के लिए है, जब टर्म खत्म होगा तो आरबीआई जो है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एसबीआई को जो है वापस, अभी किसने खरीदा था? आरबीआई ने खरीदा था, तो एसबीआई को वापस ये आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होगी, ठीक है। एंड किस पे खरीदनी होगी? एक प्रीमियम पे खरीदना होगा। तो एसबीआई ने आरबीआई को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 में बेचा था, जब एसबीआई को लौटाना ही पड़ेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये जो है लौटाना पड़ेगा, ओके। आरबीआई को जो है लौटाएगी उसको, और ये प्रीमियम पे लौटाया जाएगा। प्रीमियम पे लौटाया जाएगा मतलब जो है एसबीआई जब वापस करेगी तो जो 100 रुपीज़ दिया गया था, अब 100 नहीं, 100 की जगह 110 लौटाएगी, ठीक है। क्या करेगी? 110 लौटाएगी। यहाँ पे क्या, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई थी, अब आरबीआई ये चीज़ वापस दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अपने पैसे वापस मांग रहा है, ओके। जो है एसबीआई क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, ओके, जस्ट अपोजिट हो गया, सॉरी, ठीक है। तो एसबीआई क्या करेगी? पैसे लौटाएगी, और आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वापस करेगी। सॉरी, वो लिखने में थोड़ा ये होगा, ओके। सो कंडीशन ये है कि अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई से ले लिया था, क्यों? क्योंकि एसबीआई को लोन चाहिए था और 100 रुपीज़ दिया था, तो ओवरनाइट टर्म जब खत्म हो जाएगा, लेट्स सपोज ओवरनाइट बॉन्ड है, तो जब खत्म होगा तो एसबीआई आरबीआई को 100 की जगह 110 देगी, और तब आरबीआई जो है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई की थी वो उसको रिटर्न करेगा। आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्चुअल में वो बॉन्ड था, तो उसको रिटर्न करना है, बट खरीदा गया था 100 पे, ठीक है, 100 पे खरीदा गया था, बट जब लौटाया जाएगा तो एसबीआई जो है आरबीआई को कितना देगी? 110 देगी। दैट इज जो बीच का प्रॉफिट है वो आरबीआई का हो गया। कितना हो गया? आरबीआई ने 100 रुपीज़ दिए थे एसबीआई को और 110 उसे वापस मिल गया। प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया? 110 माइनस 100, ठीक है, दैट इज 10 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रॉफिट हो गया आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज। ये रेपो काम ही इसी कंडीशन पे करता है कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसबीआई बोलेगी कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई आपको दे रही हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ, और उसके बदले में मुझे आपसे पैसे चाहिए, बट देन जब टर्म खत्म हो जाएगा तो ये चीज़ को रिवर्स करना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो लौटानी होगी। किसको लौटानी होगी? एसबीआई को लौटानी होगी, और एसबीआई अब पैसे लौटाएगा, और पैसे लौटाएगा तो एक प्रीमियम पे लौटाएगा। 100 की जगह लेट्स सपोज कुछ ऊपर होगा, 110 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो जो बीच का मार्जिन होगा वो आरबीआई का प्रॉफिट होगा। दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑप्शन, इसको हम लोग रेपो कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जो कैश मिसमैनेजमेंट है, कुछ कैश की जो ज़रूरत है, कैश लो था एसबीआई के पास, ठीक है, अब आरबीआई ने एसबीआई को पैसे दे दिए तो एसबीआई के पास पैसे आ गए, एंड देन एसबीआई अब लोन कर पाएगी, ठीक है, मुझे और आपको लोन कर पाएगी। दिस इज कॉल्ड रेपो ऑपरेशन, ओके। तो कोलेट्रल की ज़रूरत है, ओके। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई ने आरबीआई को दिया था, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर वाली सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी एसएलआर सिक्योरिटी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एसएलआर के लिए 18% जो है अलग से डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का, दैट इज डिपॉजिट, समझ लो, पब्लिक का जो डिपॉजिट है, ओके, उसका 18% जो है रखना पड़ता है। तो एसएलआर या तो गोल्ड में रखती है बैंक्स, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखती है। कैश में भी रख सकती है, बट देन कैश प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि कैश पे कुछ बैंक कमा नहीं पाएगी। गोल्ड पे कमाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कमाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बहुत सारा पैसा होता है एसएलआर का 18%, ठीक है। सो बट रेपो में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को प्लेज कर रही होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर रही होगी, कोलेट्रल दे रही होगी, और आरबीआई इसको पैसे दे रहा था, तो ये सिक्योरिटी एसएलआर की सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, ओके। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रेपो, ओके, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेपो। और जिस रेट पे रेपो निकलता है, हम लोगों ने देखा था कि एसबीआई को प्रॉफिट क्या हुआ था, सॉरी, आरबीआई को प्रॉफिट क्या हुआ था, इसने 100 रुपीज़ पे दिया था और 10 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि 110 माइनस 100, ठीक है, 110 उसे मिला, इनिशियली उसने 100 पे दिया था, डिवाइडेड बाय द इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू 100, दैट इज व्हाट? 10%, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। वो इंटरेस्ट रेट
वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेपो। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होता है, एक सेम ऑपरेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर लेट्स सपोज कि किसी बैंक के पास जो है कैश कम है, ये पहला जो दो केस है वो किस चीज़ का है, जब कॉमर्शियल बैंक के पास कैश की कमी है, लिक्विडिटी लो है, लिक्विडिटी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से केस में कर रहे हैं, जब कैश लो है, लिक्विडिटी लो है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो जो है एमएसएफ को हम लोग देखते हैं, एमएसएफ इज सेम ऑपरेशन, रेपो है, सॉरी रेपो नहीं, आरबीआई है, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये दो चीज़ें एंड सेम ऑपरेशन हो रहा है, सेम ऑपरेशन हो रहा है। ओके, बट एमएसएफ में ऐसा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है कि रेपो में हम लोगों ने ये सेम ऑपरेशन हो रहा है कि जो है ये इसको पैसे दे रही है एंड ये इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है प्लेज कर रहा है। ओके, ठीक है, ये सेम चीज़ चल रहा है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लेट्स सपोज कि किसी बैंक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत थी, तो वो सबसे पहले कहाँ गया, आरबीआई के पास गया और रेपो से पैसे उठा लिया, ठीक है। अब रेपो से कितना पैसा उठा पाएगा, जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई प्लेज कर पाएगी, कोलेट्रल की तरह दे पाएगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितनी प्लेज कर सकता था वो करके खत्म हो गया, 18% एसएलआर भी तो मेंटेन करना था, तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ भी रखना पड़ा। इससे इसके कोटा के आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर पेनल्टी लग जाएगी आरबीआई की तरफ से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी बैंक के पास लिमिटेड है, ठीक है, तो लिमिटेड है, तो एक तो कुछ यूज हो गया एसएलआर कोटा को मेंटेन करने में, उसके बाद कुछ बचा तो उससे एसबीआई ने रेपो के लिए लोन दे लिया, ठीक है, प्लेज करके। बट लेट्स सपोज कि एसबीआई को अभी और भी पैसे की जरूरत है, और भी पैसे की नीड है, तो अब क्या करेंगे, सो एमएसएफ में, एमएसएफ एक विंडो होती है, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल दैट इज रेपो में मिलने के बाद, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट हमेशा एक्स्ट्रा का होता है, वन एक्स्ट्रा यूनिट जैसा जो चीज़ होता है इकोनॉमी में, उसको कहते हैं। तो रेपो में पैसे ले लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खत्म हो गई है, बट पैसे अभी भी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो क्या करेगी, तो आरबीआई अलाउ करती है, और जो चीज़ है वो वेरी करता रहता है, जो अभी हम लोग समझेंगे कि आरबीआई अलाउ करती है कि किसी बैंक को कहती है कि आपके एसएलआर के कोटा में जो मेंटेन करने के लिए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी गई है, ठीक है, आप उसका 2% अपने एसएलआर कोटा का सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, ठीक है, 2%। लेट्स सपोज कि किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ डिपॉजिट आया, तो एसएलआर कितना डिपॉजिट होगा, 18 रुपीज़ होगा, ठीक है, 18 रुपीज़ होगा, तो 2% का जो गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, वो आप यूज़ कर सकते हो आरबीआई से पैसे लेने के लिए। अब आप समझो कि एसएलआर एक मैंडेटरी चीज़ था, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, ठीक है, और इसको आरबीआई ने रिलैक्स किया है, तो क्या करेगी आरबीआई, एक पेनल्टी लगाएगी। पेनल्टी लगाना होगा, क्यों, क्योंकि एसएलआर का जो पर्पस था वो डिफरेंट था, ये था बैंक में ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, डिपॉजिटर्स, अगर सभी डिपॉजिटर्स वापस आ जाते हैं अपने पैसे को लेने के लिए, तो ये चीज़ होना चाहिए कि बैंक जो है वो डिपॉजिट का पैसा जो है अपने पास रखी हुई है, कुछ परसेंटेज अपने पास रखी हुई है, द लॉ ऑफ एवरेजेस जो हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं आरबीआई का काम है कि इकोनॉमी में ट्रस्ट को मेंटेन रखना, है ना, और आरबीआई जो है उस चीज़ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर रही है, तो मैंडेटरी प्रोविजन से जब बाहर जाते हो तो आरबीआई पेनल्टी रेट लगाती है, बिकॉज यू आर डिपिंग इनटू एसएलआर सिक्योरिटी, ठीक है, देयरफॉर आपके ऊपर एक पीनल रेट लगता है, ठीक है, और कितना यूज कर सकते हैं आप, ये नहीं कि 18% एसएलआर की सिक्योरिटी का 18% आप यूज कर लो, 2% ही बस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2% यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, ओके, एंड कुछ पीनल रेट लगता है, दिस पीनल रेट इज देयरफॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सेम एज रेपो, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो रेट लगेगा दैट इज रेपो प्लस एक पीनल रेट लगता है, दैट इज जनरली रेपो से 0.5% ऊपर होता है या 1% ऊपर होता है, कभी कभी जस्ट 0.25 ऊपर होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग बस रेपो और एमएसएफ को अगर समझते हैं, अगर हम लोग बस रेपो और एमएसएफ को समझेंगे तो क्या हो रहा है, रेपो में भी क्या हो रहा था, आप देखो, रेपो में भी ये हो रहा था
कि पैसे दिए जा रहे थे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली जा रही थी। ओके, तो पैसे कहाँ जा रहे थे? एसबीआई के पास। अगर एसबीआई के पास पैसे जा रहे हैं, दैट इज मनी सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज हाई पावर्ड मनी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। क्यों हाई पावर्ड मनी इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हाई पावर्ड मनी इज करेंसी विद द जनरल पब्लिक रिजर्व ऑफ, जो है रिजर्व ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक्स विद द व्हाट, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी विद द पब्लिक इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा है, एच इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेम गोज विथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पैसा मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया, अब ये लोन कर रही है उस पैसे का, वो पैसा मेरे और आपके पास आ चुका है। दैट इज करेंसी विद द पब्लिक हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, सी हैज इंक्रीज्ड, देयरफॉर एच हैज इंक्रीज्ड, एच हैज इंक्रीज्ड एंड मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एच। मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन इंटू एच। एच इंक्रीज हुआ है, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है। ओके, ये दोनों जो टूल है वो है मनी सप्लाई इंक्रीज करने का टूल। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कर रहे थे हम लोगों ने बोला इसमें 4 टूल है, एक है रेपो, एक है एमएसएफ। इस दोनों में क्या हो रहा है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज आरबीआई पैसे दे रही होती है कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज कर रहा है। ठीक है, 2 और टूल है, एक को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो, और एक जो टूल हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, रिवर्स रेपो एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, सो जो हम लोग थर्ड टूल स्टार्ट करते हैं, एंड अब जो दोनों टूल हम लोग पढ़ेंगे, ये जो 2 टूल पढ़ेंगे, दिस इज अबाउट, ये देखना आप कि हाई पावर्ड मनी को डिक्रीज करेगा, दैट इज मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का टूल है। ओके, सो आरबीआई को ऐसा लग रहा है ना कि इकोनॉमी में करेंटली जो है, आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि करेंटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्सेस है, एक्सेस है, तो वो चाह रही है, देयरफॉर आरबीआई क्या चाह रही है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाए। ठीक है, मनी सप्लाई डिक्रीज जो है वो नीड है इकोनॉमी का, आरबीआई का फंक्शन है ये। तो आरबीआई क्या करेगी? सेम चीज जो रेपो में हो रहा था उसका अपोजिट होगा, वो इकोनॉमी में बोलेगी कि इस एसबीआई को कि आपके पास एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं, ये एक्सेस पैसे आप मेरे पास पार्क कर दो। ठीक है, और मेरे से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो। रेपो में जस्ट अपोजिट हो रहा था, आरबीआई पैसे दे रही थी और एसबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा था। इस बार क्या हो रहा है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर रही है और जो है एसबीआई आरबीआई के पास पैसे रख रहा है। द मोमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे कम हो गए, दैट मीन्स मनी सप्लाई, क्योंकि फिर वो लोन कम करेगा, दैट मीन्स वो मनी सप्लाई कम करेगा। ओके, ठीक है, मनी सप्लाई जो है वो कम करेगा। ओके, ठीक है, और वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और क्या है? सो एंड इट वर्क्स द सेम वे, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन का रिवर्स ऑप्शन, रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन। इसमें सेम चीज़ है, इसी कंडीशन के साथ साइन किया जाएगा, एक अग्रीमेंट साइन होगा कि आरबीआई जो है अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है और आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी टर्म के ओवरनाइट के बाद या कुछ के बाद वो वापस खरीद लेगा, जनरली ओवरनाइट के लिए होता है। ठीक है, तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदेगा। तो अभी आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है और उसके बदले पैसे मिले, तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपीज़ की थी, यहाँ पे 100 रुपीज़ मिला। ठीक है, मान के चलते 100 रुपीज़ मिला। लीगल कंडीशन ये होगा कि आरबीआई को ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदना पड़ेगा एक प्रीमियम पे। तो आरबीआई ने जो है कितने पे? 100 पे बेचा था, एंड लेट्स सपोज कि दोनों के बीच में फाइनलाइज हुआ कि 110 पे आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीदना ही पड़ेगा। तो एसबीआई को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो एसबीआई को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको कितना हुआ फ़ायदा? 110 इसको मिला एसबीआई को, उसने खरीदा था 100 में, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय द इनिशियल 100 इंटू 10, दैट इज 10%। ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। सेम वे जैसे रेपो काम करता है उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो काम करता है। इस केस में क्या हो रहा है? जो पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए थे वो आरबीआई के पास पैसे पड़े हुए, वो पैसे आरबीआई के पास आ गया। द मोमेंट पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया एंड क्रिएटर ऑफ द मनी के पास चला गया, दैट मीन्स मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमी में पैसे कम पड़े हुए हैं, अब पैसे कम है तो मनी मल्टीप्लिकेशन भी डिक्रीज होगा, एच भी डिक्रीज होगा। एच क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज करेंसी विद दी जनरल पब्लिक भी डिक्रीज हो जाएगा। डिपॉजिट एंड ओडी की बात हो रही थी, तो करेंसी विद दी पब्लिक भी इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगा, लोन वोन नहीं दिया जाएगा, तो मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी डिक्रीज हो सकता है। पैसे नहीं अगर पड़े हुए हैं,
एसबीआई के पास, तो वो लोन कैसे करेगा? लोन अगर नहीं करेगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज होगा। ओके, सो मनी मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज हुआ। सेम वे वर्क्स दी फोर्थ थिंग इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वर्ड्स का मतलब है स्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ समझो कि आप हमेशा अवेलेबल है, ऑलवेज अवेलेबल। स्टैंडिंग है ऑलवेज अवेलेबल। रिवर्स रेपो के साथ ये है कि वो आरबीआई जिस दिन फंक्शन कर रही होगी उसी दिन उस विंडो को यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, डिपॉजिट आप समझते हो। इस फंक्शन में क्या है, इट वर्क्स सेम एज रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो की तरह एग्जैक्टली काम करता है, बट डिफरेंस ये है कि आरबीआई ने सोचा कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई को कम करे, तो वो एसबीआई को क्या बोलेगी? वो एसबीआई को बोलेगी कि आप मुझे एक्सेस पैसे जितने भी पड़े वो मुझे दे दो, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता हूँ। ठीक है, तो रिवर्स रेपो तक तो आरबीआई पहले खरीद चुकी है। ठीक है, तो आरबीआई पहले गवर्नमेंट जो है पैसे, एक्सेस पैसे जो कहाँ तक लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे करके रिवर्स रेपो में ले लेगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि रिवर्स रेपो में ले लिए पैसे, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ 3 एरो की जगह, अब मनी सप्लाई जो है यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक है। बट अभी भी आरबीआई को लग रहा है कि मनी सप्लाई अभी भी ज़्यादा है, तो और भी पैसे एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। बट अब और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज कि मानते हैं कि आरबीआई के पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अवेलेबल ही नहीं है। और आप सोचो, हम लोग यहाँ 100 रुपये की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लाखों करोड़ की बात होती है। उतने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या अवेलेबल नहीं है तो आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करना छोड़ देगी? तब तो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा सिचुएशन। देयरफॉर एक विंडो बनाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसमें कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट ही हटा दिया गया। जितना मन जो है उतना आरबीआई पैसे बोलेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और नो कोलेट्रल नीडेड, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नीडेड। ठीक है, इस झंझट को ही हटा दिया गया कि आरबीआई वहां तक ही पैसे एब्जॉर्ब कर पाएगी जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो प्लेज कर पा रही थी यहाँ पे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खत्म हो गई तो एक्सेस पैसे तो और प्लेज वो ले ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है नहीं कोलेट्रल देने के लिए एसबीआई को। देयरफॉर क्या करेगी? उन्होंने एक विंडो निकाला जिससे ये झंझट खत्म किया गया। कोई सिक्योरिटीज नीडेड नहीं है, आरबीआई की अपनी ट्रस्ट है। ठीक है, और एसबीआई में जितने भी एक्सेस पैसे पड़े हुए वो आरबीआई जो अपने पास ले लेगी। बट एसबीआई के ऊपर तो ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो आरबीआई लगा नहीं सकती कि आपके पास एक्सेस पैसे पड़े हुए वो आपको मुझे ही देना पड़ेगा। एसबीआई बोले कि मेरे पास एक्सेस पैसे पड़े हुए तो मैं लोन दे दूंगा, बहुत सारे लोन लेने वाले लोग हैं। ठीक है, लोन 1, लोन 2, लोन 3 लेने वाले लोग हैं। देयरफॉर आरबीआई इस कंडीशन में, ठीक है, क्या करती है, जो एसडीएफ का रेट होता है ना वो रिवर्स रेपो के रेट से ज़्यादा होता है, अच्छा खासा ज़्यादा होता है। रिवर्स रेपो का रेट समवेयर होवर्स अराउंड 3.5%, एसडीएफ का रेट आप देखोगे तो 5% के आसपास होता है। एंड नाउ मोस्टली आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को ही यूज़ कर रही होती है, इस विंडो को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो बैंक है ना एसबीआई, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है कि 5% पे कहीं पे वो अपना डिपॉजिट जो है रख सकती है। ओके, कहीं पे 5% के आसपास पे रख सकती है, दैट टू इन अ ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई, जहाँ पे उनके पैसे जो है, जो एक तरीके का लोन ही हुआ है, एसबीआई ने आरबीआई को लोन दिया है, वो पैसे उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी क्रिएट नहीं होगा, वो पैसा जो है वो खत्म जो है, ओके, ये भी नहीं होगा। ओके, तो बहुत सेफली वो पैसा रखा जाएगा। दिस इज एसडीएफ एंड आरआर। सो बेसिकली हम लोग बात करें तो रिवर्स रेपो और एसडीएफ क्या है, ये मनी सप्लाई डिक्रीज करने का मैकेनिज्म है। क्यों? बिकॉज इसमें पैसे जो हैं कॉमर्शियल बैंक्स जो है अपने एक्सेस पैसे को आरबीआई के पास रखती हैं। ठीक है, एंड अगर ये रिवर्स रेपो है तो क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, और अगर ये एसडीएफ होता तो उसमें कोलेट्रल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद बाकी फंक्शन सेम है। ठीक है, ओके, सो मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ हो गई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? सो वी वर टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, दैट इज़ या तो एम को कंट्रोल करना या एच को कंट्रोल करना। एच को कंट्रोल किया गया ओएमओ बाय एंड सेल से, बाय और सेल से। एक किया गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में स्टरलाइजेशन बॉन्ड क्या कर रहा था, बाय ओएमओ था, स्पेशल काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल पैसे, बस पैसे नहीं, डॉलर्स वॉलर जो बाहर से आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा था। इसके अलावा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से किया गया,
दो ऐसे हैं जिससे मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, दैट इज रिवर्स रेपो एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। दो ऐसा टूल है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है थ्रू व्हाट, थ्रू इम्पैक्टिंग एच को इम्पैक्ट करके, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है। कौन कौन सा विंडो यूज करके, रेपो विंडो को यूज करके और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करके। दिस वाज ऑल अबाउट एच। अगर हम लोग एम की बात करें, इस एम की बात करते हैं अगर, ओके सम टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। अगर हम लोग एम की बात करें, मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंसी डिपॉजिट रेशो, दैट इज अ बिहेवियरल फैक्टर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है आरबीआई, बट आरबीआई क्या कर सकती है, मनी मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशो, सीआरआर और एसएलआर को इम्पैक्ट करके मनी मल्टीप्लिकेशन को इम्पैक्ट करती है, देयरफॉर मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करती है, एमएस को इम्पैक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। ओके, सो हमारा टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म हो चुका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, अब हम लोग करते हैं जस्ट लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, नाउ वी विल डील विथ क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, वो सारा टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या हो रहा था, जो हम लोग क्वांटिटेटिव टूल पढ़ रहे थे, क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, मनी सप्लाई को ऊपर या नीचे किया जा रहा था, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी को ऊपर या नीचे किया जा रहा था, दैट इज टोटल कॉर्पस ऑफ मनी, जितनी मनी अवेलेबल इकोनॉमी में उसको ऊपर या नीचे किया जा रहा था। ओके, बट अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव टूल्स का, तो ये डील करता है कि ठीक है, टोटल मनी जितना अवेलेबल है, एक बार जितनी मनी इकोनॉमी में आ चुकी है, वो कैसे बंटना चाहिए इकोनॉमी में, किस सेक्टर्स को कितना मिलना चाहिए, किस सेक्टर को कितना मिलना चाहिए, ओके, किस सेक्टर की तरफ फ्लो ऑफ द क्रेडिट होना चाहिए। तो देयरफॉर ये ना फ्लो एंड डायरेक्शन की बात करता है। कैसे करता है हम लोग आगे देख लेंगे कि फ्लो एंड डायरेक्शन की बात करता है, ताकि इकोनॉमी का क्वांटिटेटिव टूल डील कर रहा था कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके, ये डील कर रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, एक एवरी सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाता है। ठीक है, सो इट नॉट जस्ट टॉक अबाउट कि टोटल ग्रोथ कैसा होगा, इट टॉक्स अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉट जस्ट हर सेक्टर इक्वली परफॉर्म करे, ठीक है, एंड साथ में हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अच्छे से परफॉर्म करे, तो सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिच एंड दी पुअर दोनों को लोन मिले। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्री को भी उतना ही लोन मिले जितना टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज को मिल रहा है, आईटी को मिल रहा है, ऐसी चीज़ों को मिल रहा है। सो ये फ्लो ऑफ द क्रेडिट को एक डायरेक्शन देता है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एक सिंक में हो। ओके, सो इसलिए हम लोग इसको क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। डिफरेंट टूल्स है क्वालिटेटिव का, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, उसको हम लोग कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशो, ठीक है, उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कहते हैं हम लोग, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। क्या होता है लोन टू वैल्यू, एज द नेम सजेस्ट। इकोनॉमी में अगर आप नाम को समझ जाओगे, सीखना ये करना, तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। लोन टू वैल्यू, वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ द एसेट। सो ये कहता है कि लोन टू द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी एसेट की क्या वैल्यू, उसके कंपैरिजन में आपको कितने का लोन मिल सकता है। तो आपने सुना होगा जैसे मुथूट गोल्ड फाइनेंस के बारे में, क्या है, आप इसके पास गोल्ड लेकर के जाओगे, गोल्ड लेकर के जाओगे तो आपने गोल्ड को प्लेज किया है, ये मुथूट है और ये आप हो, ठीक है, तो आपने अपने गोल्ड दिए मुथूट को, एंड मुथूट फाइनेंस जो है आपको पैसे दे रहा है, आप प्लेज कर रहे हो, कुछ दिन के बाद आप अपने गोल्ड को वापस लेने जाओगे और वो
जो है कुछ अपनी प्रॉफिट को रख करके बाद बाकी आपका पैसा लौटाएगा। तो इस तरीके से है, ठीक है, काम करता है इस तरीके से। अब आप सोचो कि गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपने जो है 1 ग्राम गोल्ड जो है प्लेज किया है, 1 ग्राम गोल्ड प्लेज किया और उसकी वैल्यू लेट्स सपोज कि 30,000 के आसपास है। तो आरबीआई बताएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगी कि जो आपने वैल्यू ऑफ द एसेट जो प्लेज किया है ना, उसका कितना परसेंटेज लोन दिया जा सकता है, उसका कितना परसेंट लोन दिया जाता है। तो अगर आरबीआई कहती है कि आप 60% एलटीवी रेशो जो है, आरबीआई कहती है कि एलटीवी जो है वो 60% होगा, 60% होगा। दैट मीन्स अगर आप लेने जाते हो 1 ग्राम गोल्ड को आप प्लेज करते हो, 30,000 की वैल्यू को आप प्लेज करते हो, तो 30,000 का कितना लोन आपको मिल सकता है, 30,000 क्या 60% ही आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, आपको 18,000 जो है 18,000 रुपीज़ जो आपको लोन मिलेगा। तो अगर आप 30,000 के गोल्ड को जाकर के प्लेज करते हो तो आपको 18,000 का लोन मिल पाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ। अब आप सोचो कि अगर आरबीआई कहती है कि नाउ आई एम रिड्यूसिंग द लोन टू वैल्यू रेशो टू 40%, लेट सपोज वो कहती है 50% कराओ, मैं 60% नहीं या 50%, आप फिर से जाते हो 30,000 रुपीज़ प्लेज करते हो, तो आपको लोन कितना मिलेगा, इसका 50%, 30 का 50% इज 15,000, ठीक है। पिछली बार आपको लोन कितना मिल रहा था 18,000 का, अब की कितना मिल रहा है 15,000 ही मिल पा रहा है। दैट इज मनी जो आपको सप्लाई है ना, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, ओके, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, बिकॉज लोन टू वैल्यू रेशो जो है आपको इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है और डिक्रीज करने पे, तो लोन टू वैल्यू रेशो को क्या किया गया था इस केस में, डिक्रीज किया गया था। दैट इज लेस लोन मिलेगा, तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लोन टू वैल्यू रेशो का आप इंक्रीज कर दो, लेट्स सपोज 60 की जगह बोल दिया जाए कि 90% मिलेगा। दैट मीन्स अब आपको लोन कितने का मिल सकता है, 27,000 का मिल सकता है लोन टू वैल्यू। तो मनी आपके और मेरे पास इंक्रीज हो चुका है, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस केस में, ओके ओके। तो इस तरीके से अब आरबीआई ना हर एक एसेट के लिए ये काम कर सकती है। आरबीआई जो है ये काम बहुत सारे एसेट्स के लिए कर सकती है, ठीक है, एसेट के लिए कर सकती है, ताकि हर एक एसेट को डिफरेंटली मेंटेन किया जा सके। अगर आरबीआई को लगता है कि जो है कि मनी सप्लाई डिक्रीज करना है, या फिर वो चाहती है कि गोल्ड को डिस्करेज किया जाए, लेट्स सपोज गोल्ड को डिस्करेज किया जाए, गोल्ड को डिस्करेज किया जाए, तो लोन टू वैल्यू को ट्वीक करके इस चीज़ को जो है डिस्करेज या इनकरेज किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड जो क्वालिटेटिव टूल है वो देखते हैं, दैट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं हम लोग, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी में रैशनिंग का मतलब है आपको हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट दो तरीके का होता है, नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है। हम लोग पहले देख लेते हैं नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। सो लेट्स डील विद 2A, दैट इज नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरओसी से हम लोग डील करेंगे, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे होगा, तो नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये है कि आरबीआई कह देती है, आरबीआई चाहती है कि हर एक सेक्टर का इक्वल डेवलपमेंट हो, तो वो चाहेगी कि किसी एक सेक्टर को सारा का सारा लोन ना मिल जाए। तो अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में स्टील सेक्टर को सारा का सारा लोन जा रहा है, बिकॉज हो सकता है कि स्टील सेक्टर बहुत डिमांड में है एंड जो है स्टील सेक्टर के लोन्स वापस भी आ रहे हैं स्टील सेक्टर के ऊपर, इसीलिए लोन के परसेंटेज को इन लोगों ने बहुत ऊपर कर रखा है, कमाई अच्छी हो रही है। बट देन उसका इम्पैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर को फिर कोई लोन नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा पैसा स्टील इंडस्ट्री में चला जा रहा है, तो एग्रीकल्चर को लोन कौन देगा, फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। दिस इज नॉट द वे द इकोनॉमी इज डेवलप्ड, ओके, इकोनॉमी इज डेवलप्ड क्योंकि इकोनॉमी का एक इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। दिस इज नॉट द प्री कंडीशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओके। सो उस चीज़ में क्या किया जाएगा, तो आरबीआई किसी सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, एक रेस्ट्रिक्शन, एक कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि कोई भी बैंक, लेट्स सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आपके टोटल लोन पोर्टफोलियो का, अगर आप टोटल पूरे साल में 1,000 रुपीज़ का लोन देते हो, तो टोटल रेस्ट्रिक्शन स्टील सेक्टर के ऊपर 20% का लेट्स सपोज आरबीआई ने लगा दिया कि तो आप 200 रुपये से ज़्यादा का लोन स्टील सेक्टर को नहीं दे सकते हो, ठीक है। तब क्या होगा, 800 रुपीज़ लोन का बचेगा, फिर ये डिफरेंट सेक्टर्स में दिया जाएगा। दिस इज नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेगेटिव रैशनिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेगेटिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, किसी को रोक के डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है थ्रू व्हाट, थ्रू इम्पोजिंग कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस सेक्टर। इसका अपोजिट है 2B, दैट इज पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में आरबीआई जो है मैंडेट कर रही है
कि आपके टोटल लोन पोर्टफोलियो का सम परसेंटेज शुड गो थ्रू दिस, शुड गो टुवर्ड दिस, टुवर्ड दिस, टुवर्ड दिस एंड टुवर्ड दिस। व्हाट? इसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो, इसको किस गाइडलाइन के थ्रू इन्फोर्स किया जा रहा है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के गाइडलाइंस के थ्रू इन्फोर्स किया जा रहा है। ओके, तो कभी ना पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की तरह गाइडलाइंस वर्ड का यूज किया जाता है कि आरबीआई क्वालिटेटिव टूल यूज करती है गाइडलाइंस के थ्रू। ये गाइडलाइन ही है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और गाइडलाइन। तो नेगेटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में सेक्टर को रोका जा रहा था कोटा रेस्ट्रिक्शन से, यहाँ पॉजिटिव कोटा लगाया जा रहा है कि आपको कुछ परसेंटेज तो देना ही पड़ेगा। जैसे पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, इट इज मैंडेटरी फॉर द बैंक कि एग्रीकल्चर को वो 10% के आसपास का कुछ होगा कोटा, वो दिया ही जाना चाहिए। 10% तो दिया ही जाना चाहिए, मिनिमम 10%, दैट इज मोर देन इक्वल टू 10%। 10% तो देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जितना देना है आप दे सकते हो। तो अगर 1000 रुपीज़ का टोटल लोन एसबीआई पूरे साल में कर रही है, तो उसमें से 100 रुपीज़ का लोन तो उसे एग्रीकल्चर में मिनिमम करना ही पड़ेगा। वो 200 का कर ले, वो 1000 का कर ले, वो भी ठीक है, बट 1000 का 1000 पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीएसएल में बस एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे एमएसएमई को भी लोन है। एमएसएमई को लोन लेट्स सपोज 8% देना ही पड़ेगा, ठीक है। सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, इनके एजुकेशन के कुछ लोन का है, उसका 8% आपको यहाँ देना पड़ेगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 20%, बट ठीक है, इसी आसपास में कुछ है। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, पॉजिटिव वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिट in order to develop the country in an inclusive way. And when I'm talking about the inclusive, not just the sectoral inclusivity, also about the sectional inclusivity, ठीक है, ये है। okay, third thing is कि तीसरा जो है that is we call consumer credit regulation, consumer credit regulation, okay, consumer credit regulation। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन डील्स विथ कि आप कोई लोन लेना चाहते हो, ठीक है, कोई कार खरीदना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए लोन होता है। लोन का एक कंपोनेंट होता है डाउन पेमेंट का, एक कंपोनेंट होता है, और एक होता है कि बचे हुए डाउन पेमेंट के बाद अगर आपको कार के लिए लोन लेना है 10 लाख का, ठीक है, तो आरबीआई मैंडेट कर रखी है कि लेट्स सपोज कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, 2 लाख तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज कि आपको अगर 10 लाख का कार खरीदना है तो 2 लाख तो आपको अपने पॉकेट से लगाने ही पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, द पेमेंट दैट यू नीड टू गिव, ठीक है, और प्लस बचे हुए का लोन हो जाएगा, और लोन का एक रीपेमेंट पीरियड होता है, टाइम होता है। अब आरबीआई ना डाउन पेमेंट को ट्वीक करती है और जो टाइम पीरियड है उसको ट्वीक करती है, और उसके थ्रू जो क्रेडिट है उसको रेगुलेट करती है। कैसे करती है कि अगर 10 लाख में 2 लाख का डाउन पेमेंट है तो 8 लाख का बचा हुआ लोन हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख के लोन को एक मैंडेट कर रही है कि आपको जो है 8 साल में मैक्सिमम पीरियड 8 साल से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है इसको रिटर्न करने का, ठीक है, लोन को रीपे करने का, ये है। अब इसको आरबीआई अगर ट्वीक कर देती है और कहती है कि डाउन पेमेंट का रिक्वायरमेंट अब 2 लाख नहीं 5 लाख होगा, 10 लाख के कार पे 50% डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा और बचे हुए का लोन होगा, तो डाउन पेमेंट ये हो गया, तो लोन कितने का बचा? 5 लाख का, ठीक है। और कहती है कि अब 8 साल में नहीं, आपको 5 ईयर्स में ही लोन को रीपे करना पड़ेगा, दैट इज 5 ईयर्स में रीपे करना पड़ेगा। तो इसको ट्वीक कर दिए। अब आपके लिए कार खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख की कार आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने पॉकेट से पहले 5 लाख की सेविंग्स निकालनी पड़ेगी। लोन का अमाउंट जो है वो कम हो गया, लोन के अमाउंट को अब जो पे करना है वो भी कम हो गया, दैट इज हर साल 1 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का कुछ जो है हो जाएगा। ओके, तो ट्विक करके इसको 5 ईयर्स नहीं करते हम लोग, इसको ना 4 ईयर्स कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो पहले क्या था, 8 लाख के लोन को 8 ईयर्स में पे कर रहे थे आप, तो 1 लाख पर ईयर पे कर रहे थे। अब कितना पर कर पड़े? 5/4, दैट इज 1.25 लाख पर ईयर आपको अब पे करना पड़ रहा है। तो आपको हर साल जो पे करना है वो भी ज़्यादा है, और आपको अपने पॉकेट से जो अपफ्रंट निकालना पड़ रहा है वो भी ज़्यादा है। तो अब क्या है, कंजम्पशन जो है डिक्रीज होगा, इकॉनमी में कंजम्पशन डिक्रीज होगा, इन्फ्लेशन मेंटेन होगा, ये भी टूल है, ठीक है। सो ये भी टूल हो गया। ओके, इसके अलावा 3 टूल पढ़ा हम लोगों ने। इसके अलावा एक चीज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोडल सुएशन। मोडल सुएशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, मोडल बेस्ड, मोडलिटी मतलब राइट और रॉन्ग बेस्ड, ठीक है, और सुएशन कम्स फ्रॉम द वर्ड परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी सामने वाले इंसान को परसुएट करना,
ठीक है, गन पॉइंट पे नहीं करना, अपनी आइडियाज से, अपने इन्फ्लुएंस से परसुएट करना और उसको अपनी बात मनवाना, ठीक है, दैट इज परसुएशन। मॉरल परसुएशन में क्या होता है कि आरबीआई डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड कर रही होती है, आरबीआई के गवर्नर दिख रहे होते हैं, एंड बहुत सारी बैंक्स की मीटिंग होती है, उसको वो अटेंड करते हैं आरबीआई के गवर्नर, एंड उस मीटिंग को अटेंड करके वो कह रहे होते हैं कि मैंने रेपो रेट कट किया है, बैंक्स को कहते हैं कि आप भी अपना लोन रेट कम कट कर दो, ठीक है, ताकि इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो पाए, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं या फिर जो आरबीआई ओवरऑल है, वो एक तरीके से मोरालिटी बेस्ड परसुएशन करने की कोशिश करती है, ज्ञान देती है और कहती है कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ओके, ठीक है। फिफ्थ है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। अभी वो नायक वाला याद आ जाएगा, डायरेक्ट एक्शन है, दैट इज पेनल्टी लगाओ और ठीक करो। कोई बैंक है वो चाहती है कि ढेर सारा लोन दे, बट लोन देने से पहले डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो नेट टाइम एंड डिपॉजिट की लाइबिलिटी है, उसका CRR आपको 4% रखना ही पड़ेगा और SLR जो है 18% रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कंडीशन है, ठीक है, मान लेते हैं ये है टोटल, दैट इज 22% तो आपको अपने डिपॉजिट्स का रखना पड़ेगा। अब कोई बैंक चाहती है कि वो ढेर सारा लोन दे, SLR खुद के पास बैंक रखती है, तो उसने 18% नहीं मेंटेन किया, लेट्स सपोज उसने 10% ही मेंटेन किया हुआ है, और वो सोच रही कि कौन सा आरबीआई चेक करने आ रही है। आरबीआई ने चेक कर लिया, पाया कि 18% ये मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, पेनल्टी लगा देगी। एक के ऊपर पेनल्टी लगाई, ठीक है, एक के ऊपर पेनल्टी लगाए तो बाद बाकी बैंक पे सुधर जाएंगे, ओके, एंड इस तरीके से क्या होगा कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको किया जाएगा। इसमें देखो कि क्या होता है, अननेसेसरली ना 18% की जगह 10% ही SLR मेंटेन किया हुआ था, दैट इज बट 8% एक्स्ट्रा लोन इकॉनमी में जा रहा था, दैट इज मनी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है, हो सकता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाए, तो स्टेट बैंक जो ये लोन दे रही है या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी बैंक ये लोन दे रही है, उनके लिए तो बेहतर है ये चीज़, ठीक है, उनके लिए तो बेहतर है कि वो लोन से कमा रही है, ठीक है, SBI या फिर कोई भी बैंक है उसके लिए तो बेहतर है कि वो लोन दे रही है, वो कमा रही है प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी। एक्स्ट्रा पैसे इकॉनमी में जा रहे हैं, इकॉनमी अल्टीमेटली इन्फ्लेशनरी मोड में चली जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन में चली जाएगी, एंड इन्फ्लेशन को मेंटेन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। सो दीज आर दी क्वालिटेटिव टूल्स, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इतना सारा काम जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मेंटेन कर रहा था वो कौन कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है, एक कमेटी है जो कि इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को देख रही है, मॉनेटरी पॉलिसी को देख रही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को देख रही है, मनी के सप्लाई को जो इकोनॉमी में मैनेज कर रही है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने वाली, मनी सप्लाई को मैनेज करने वाली एक कमेटी है, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। कैसे बनी है, बनी है थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस करके किस चीज़ में चेंज किया गया था, कहाँ पे ये बैठे हुए, इस कमेटी के बारे में कहाँ पे बोला गया, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से पावर मिलता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो ये मत कर देना कि फाइनेंस एक्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बैकिंग कहाँ से मिला हुआ है, तो फाइनेंस एक्ट से मिला हुआ, नहीं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। इट हैज़ द बैकिंग ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसी कमेटी है, एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, एक ऐसी कमेटी जिसको लॉ का बैकिंग है, स्टैट्यूट का बैकिंग है। कौन सा लॉ, कौन सा स्टैट्यूट, दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का बैकिंग है इसको, ठीक है, ओके। अब एक कमेटी है तो कमेटी में मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 मेंबर जो आरबीआई के होते हैं उसमें एक होते हैं गवर्नर ऑफ द आरबीआई, जो भी सिटिंग पर्सन जो गवर्नर के चेयर पे हैं वो होंगे मेंबर। एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, हु इज इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। सो हुएवर इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर होंगे। और एक आरबीआई के मेंबर होते हैं हु इज नॉमिनेटेड बाय कौन, आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, सेंट्रल बोर्ड जो आरबीआई की, वो एक मेंबर को नॉमिनेट करती है। ये 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 3 मेंबर्स को रखती है, ठीक है, 3 मेंबर्स को रखती है। और जनरली ये एकेडमिशियंस होते हैं या फिर समवन हु इज वेरी
गुड एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स एंड ऑल, वो लोग होते हैं इसमें। ओके, तो अगर हम लोग गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर एंड मेंबर की बात करें तो इनका टर्म क्या होगा? सिंस ये आरबीआई के ही मेंबर हैं, तो जब तक वो आरबीआई से रिटायर नहीं होते हैं और इस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखे हुए हैं, उस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखे हुए हैं, ये वाले तो नॉमिनेट होंगे, बट जो भी डिप्यूटी गवर्नर होंगे इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो होंगे मेंबर, गवर्नर जो हैं वो होंगे मेंबर। तो ये लोग जब तक रिटायर नहीं होते तब तक इसके मेंबर होंगे। तो इनका रिटायरमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इन 3 मेंबर्स के रिटायरमेंट को लेकर के, टेन्योर को लेकर के, नॉट द रिटायरमेंट, टेन्योर का कोई सवाल ही नहीं उठता। वाई? बिकॉज टेन्योर इज लिंक्ड विथ व्हाट? रिटायरमेंट, इससे लिंक्ड होगा। या फिर अगर उनको किसी कंडीशन में किसी को निकाल ही दिया जाए, कोई डिप्यूटी गवर्नर है उनको निकाल दिया गया आरबीआई से किसी ह्यूज किसी केस में, तो जो भी होंगे उनका होगा। तो टेन्योर क्या है? जब तक वो आरबीआई में है तब तक है। ये जो 3 मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है, इनका टर्म होता है 4 ईयर्स का। इनका टर्म क्या होता है? 4 ईयर्स का टर्म होता है। एंड इंपॉर्टेंट इज 4 ईयर्स का होता है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार जो कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बन गए, वो आगे इसके मेंबर नहीं बनेंगे। ओके, सो 6 मेंबर होता है। यूपीएससी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीलिम्स पीवाईक्यू, ये चीज़ है। एंड व्हाट इज, हाँ ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, सबसे मेजर फंक्शन क्या है, क्योंकि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कर रही थी? मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन कर रही थी, दैट इज मनी सप्लाई को मेंटेन कर रही थी। अब मनी सप्लाई में ग्रोथ भी है और इन्फ्लेशन भी है, और हम लोगों ने देखा था कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ है। आप इन्फ्लेशन को मेंटेन करने जाओ तो ग्रोथ हैम्पर होता है, आप ग्रोथ को मेंटेन करने जाओ तो इन्फ्लेशन हैम्पर हो रहा होता है। एक ट्रेड ऑफ है, आप एक चीज़ अच्छा करने जाओगे तो दूसरा बुरा हो जाएगा। हम लोगों ने वो देख रखा है कहीं ना कहीं। ओके, सो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको एक चीज़ तो किसी चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ में मिलकर के कहती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा, इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा। और ये टारगेट एक बैंड में होता है। अगर अभी की बात करें तो ये बैंड 2 to 6% का है, कि आरबीआई को 2 to 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन को, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। 2 to 6% के बीच में, दैट इज 4% का एवरेज मेंटेन करो, बट ठीक है 2 to 6 में कहीं भी मेंटेन किया जा सकता है। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बताता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी खुद नहीं डिसाइड करती है, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई। दोनों मिलके करते हैं, एक एमओयू साइन कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग इसको जो है मेंटेन करके रखेंगे अगले 5 साल के लिए। नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर इसको चेंज किया जा सकता, हो सकता है फिर 1 to 6% पे मेंटेन कर ले, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द इकोनॉमी। तो नेक्स्ट 5 साल फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट ये है, जो मेजर मैंडेट है, देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो प्राइमरी मैंडेट है वो है इन्फ्लेशन टारगेट करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना इन दिस बैंड। और ये बैंड किसने, कहाँ से आया? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क से आया, दैट इज इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। तो ये प्राइमरी टारगेट है। हाउएवर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आप देखोगे तो बोला जाता है कि इट हैज़ द प्राइमरी टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेनेंस, हाउएवर कीपिंग इन माइंड, दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, कीपिंग इन माइंड ग्रोथ, कीपिंग ग्रोथ इन माइंड, ग्रोथ इन माइंड, ठीक है, ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, दैट इज ग्रोथ इज सेकेंडरी, बिकॉज इन्फ्लेशन को मेंटेन करोगे तो ग्रोथ भी जो है सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएगा। ओके, तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फंक्शन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फंक्शन ये है, इसको मेंटेन करना। अब ये तो ठीक है कि 2 to 6% पे मेंटेन करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो इसके लिए वो बताती है कि हर बार रेपो रेट क्या होना चाहिए। रेपो रेट इज द प्राइमरी रेट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स रेपो भी किससे लिंक्ड था, रेपो से लिंक्ड था। हम लोगों ने वो देखा था कि रेपो है, रेपो में कुछ आप प्लस कर दोगे तो आपको एमएसएफ मिल जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। रेपो में कुछ आप माइनस कर दोगे तो रिवर्स रेपो मिल जाएगा, एंड इसके नीचे आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मिल जाता है। ओके, तो बस आरबीआई रेपो को ट्वीक करती है, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करो तो एमएसएफ हो जाएगा,
तो MSF इज रेपो प्लस समथिंग, तो रेपो को आप चेंज करोगे तो MSF भी चेंज हो जाएगा। रिवर्स रेपो इज व्हाट, रिवर्स रेपो इज क्या हो जाएगा, वो हो जाता है रेपो माइनस समथिंग। तो अगर आप रेपो माइनस समथिंग में रेपो को चेंज करोगे तो रिवर्स रेपो भी चेंज हो जाएगा। तो आप रेपो को चेंज करो ना तो पूरी की पूरी मनी सप्लाई चेंज हो जाएगी, ऊपर या नीचे हो जाती है। ओके, ऊपर या नीचे हो जाती है। दैट इज हाउ द इन्फ्लेशन इज मेंटेन्ड थ्रू सेटिंग रेपो रेट। रेपो रेट को सेट करने का जिम्मेदारी किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। ठीक है, अब इसको कब सेट करने आ रहे हैं, कब कब सेट करना है रेपो को। तो आरबीआई का मैंडेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट है दैट इट हैज टू मैंडेटरली मीट 4 टाइम्स अ ईयर। 4 टाइम्स अ ईयर जो है मिलना होता है, हर क्वार्टर पे एक बार मिलना चाहिए, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने पे। ठीक है, बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज वेरी एक्टिव विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये 4 बार नहीं 6 बार मिलती है, और क्वार्टरली नहीं मिलती है, बाई मंथली मिलती है। दैट इज 6 टाइम्स जाकर के मिलती है, 6 टाइम्स जाकर के जो है वो मीट करती है। और हर बार जब बाई मंथली मीटिंग होती है तो फिर आरबीआई अपना रेपो इंट्रोड्यूस करती है, और याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और साथ में हर बाई मंथली मीटिंग में एक स्टांस भी कहीं ना कहीं डिक्लेयर करती है। स्टांस एकोमोडेटिव स्टांस है, या फिर हॉकिश स्टांस है, न्यूट्रल स्टांस है, या फिर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का स्टांस है, सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्यूचर में मनी सप्लाई को ऊपर करना है या नीचे करना है। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, बाई मंथली मिलेगी, रेपो रेट को इंट्रोड्यूस करेगी, स्टांस बताएगी। हाउएवर मैंडेटरली, लॉ से मैंडेटरी क्या है, दिस इज लीगल मैंडेट। दिस इज व्हाट, बाई मंथली मिलना, दिस इज नॉट लीगल मैंडेट, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। Actually what is practiced is this, okay, which is a very good thing. Okay, therefore RBI is one of the very understood to be a very proactive regulator. Okay, बहुत अच्छा रेगुलेटर माना जाता है। एंड और क्या है, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया 2 to 6% का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने इनको मेंटेन करना था। इन्होंने बोला कि रेपो पे फैसला लेंगे हर बाई मंथली। अब मेंबर हैं 6, और 6 में के पास सबके पास एक वोट है। क्या रेपो रेट रखना है, कुछ लोग कह रहे हैं रेपो रेट 4% रखना है, कुछ कह रहे हैं 5% रखना है। एज लॉन्ग एज इट इज बिटवीन 2 to 6% कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 4% पे रखना है, कुछ लोग कह रहे हैं 5% पे रखना है, तो किसको माना जाएगा, तो फिर वोटिंग होगी। देयरफॉर एवरीवन हैज 1 वोट। ठीक है, एंड इन केस देयर इज अ टाई, हो सकता है कि 3 लोग बोले कि 4% रखो, 3 लोग बोले कि 5% रखो, फिर टाई हो गया। इसके अलावा कोई भी केस होगा तो टाई तो नहीं होगा, मतलब फैसला किसी एक की तरफ चला जाएगा। अगर टाई का सिनेरियो है तो आरबीआई के गवर्नर हु इज द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, इनके पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है, एक एक्स्ट्रा वोट इनको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। पूरी की पूरी पॉलिटी में भी आप ये पढ़ते होगे, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। एक एक्स्ट्रा वोट दिया जाता है लास्ट में। इन केस ऑफ टाई आरबीआई के गवर्नर अपना कास्टिंग वोट का पावर यूज करेंगे, और फिर एक बार यूज़ कर लिया तो 3:3 तो रहेगा नहीं अब, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर या तो इस तरफ थे या तो इस तरफ थे। उनको एक और वोट दिया गया तो या तो इस तरफ हो गया तो 3:4 हो गया। अगर उन्होंने इधर वोट दिया तो वो 4:3 हो गया। इस वाले में इसको माना गया, दैट इज 5% वाले टारगेट को माना गया। इस वाले में किस टारगेट को माना गया, 4% वाले टारगेट को माना गया। सो इस तरीके से पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है। ओके, ठीक है, सो यस आई गेस। और तो ओके, वन मोर थिंग, कोरम की बात होती है कि क्या कोरम है, मतलब किसी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं। हो सकता है 6 के 6 लोग अवेलेबल नहीं है, किसी की तबीयत खराब है, कोई एब्सेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम 4 पीपल चाहिए होता है। एंड जो भी लोग फाइनल प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं ना, इसका हम लोग देखेंगे इसमें क्या टाई जा रहा है नहीं जा रहा है डॉल। तो 4 मेंबर्स कोरम है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द मीटिंग। मिनिमम 4 लोग चाहिए, 4 से ऊपर हो तो वेरी गुड। रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, but it meets what, bi-monthly, but this is not the legal mandate is 4 times. Okay, तो आपको ऑप्शन में क्या देगा कि it has the legal mandate to meet bi-monthly, और आपको लगेगा हाँ मैंने देखा है कि हर bi-monthly तो ये लोग मिलते हैं, but that is not the legal mandate. Okay, legal mandate is every 3 months भी नहीं है, that would also be incorrect. 4 times मिलना, 4 times कब मिलना है, कैसे मिलना है, that is a different thing. Okay, एक और चीज़, जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में किसी बेसिस पर डिसीजन लिया गया था कि 4% रखना है या 5% रखना है,
तो 14 डेज के लैग के बाद, 2 वीक के लैग के बाद मिनट ऑफ द मीटिंग को पब्लिश किया जाता है। मिनट ऑफ द मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में मिनट ऑफ द मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है कि किसी डिसीजन पे कैसे अराइव किया गया। ओके, ये चीज़ है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस वो जो 2 to 6% का टारगेट था, ओह शिट, ओके आई हैवंट चेंज्ड इट, ओके ठीक है। तो वो आप सुन करके आप सुन चुके होंगे कि कोरम की बात कर रहे थे हम लोग। तो कोरम कितने का है? कोरम कितने का है? मिनिमम 4 मेंबर्स का। जब तक 4 लोग अटेंड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा मीटिंग। ओके, अब एक चीज़ है, फेलियर की बात है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट था कि वो इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बैंड में रखेगी, ठीक है, और वो रेपो रेट को ट्वीक करके इसमें मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेट्स सपोज कि वो ये मैंडेट नहीं फुलफिल कर पा रही है, अरे इन्फ्लेशन 1% पे चल रहा है या फिर 7% पे चल रहा है, लेट्स सपोज। तो Q1 में ऐसा हो गया, ठीक है चलेगा। Q2 में भी 2 to 6% पे नहीं रख पा रहे हैं तो फिर ठीक है। Q3 में भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मेंटेन हुआ, नहीं मेंटेन हुआ, नहीं मेंटेन हुआ टारगेट। 3 क्वार्टर में अगर 2 to 6% को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका, ठीक है, जो भी 2 to 6% अभी चल रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का फ्रेमवर्क, चेंज होकर के जो भी रहेगा, तो जिस भी बैंड में है उस बैंड को अगर 3 क्वार्टर तक मेंटेन नहीं किया गया तो माना जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल हो चुकी है। और फेल हुई है तो ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कुछ सज़ा दे दी जाएगी। फेल हुआ है तो उसके बाद कुछ सर्टेन स्टेप्स लेना होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इट हैज़ फेल्ड, रीजंस देना होता है इन राइटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। साथ में ये भी बताना होता है कि रेमेडियल स्टेप क्या लिया जाएगा, आगे चल करके क्या करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसा कि मेंटेन किया जा सके। ओके, ये सारी चीज़ें जो है आपको करना होता है। फेलियर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इफ इट फेल्ड टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 कंसेक्यूटिव टारगेट, तो इन केस ऑफ फेलियर माना जाएगा। और फेलियर में क्या है, सबमिट अ रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द रीजन, रेमेडियल एक्शन, एंड ये भी बताना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम बताइए जिसमें आप वापस से इन्फ्लेशन को इस बैंड में लेके आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज फेलियर। कोरम एंड मीटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग वोटिंग पावर पढ़ लिया है, फंक्शन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, कंपोजिशन रिप्रेजेंटेशन, सेटअप एंड लीगल फ्रेमवर्क आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू आया था, इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट में। अच्छा, ये किसके बेसिस पे आया था? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। ओके, so we have completed complete monetary policy. Okay, so yes, let's wind up the class. I hope मज़ा आया होगा। Okay, thank you class, thank you.